का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन सारे नॉर्मल है। सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है, यहाँ पे आपके वाक्यांश है और यहाँ पे क्या है, सार्थक शब्द है आपके, आपको मिलाना है कौन सा होगा। जो काल को जीत ले उसे क्या कहा जाता है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, रात्रि व संध्या के बीच की बेला। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जो चिंता से रहित हो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। देखिए जो चिंता से रहित हो उसको निश्चिंत बोलते हैं, रात्रि व संध्या के बीच के समय की बेला को गोधूली कहा जाता है, जो काल को जीत ले उसे कालजयी कहते हैं, और बचा कौन सा, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। एकदम आसान है, पहला वाला चौथा जहां से हो वहां पे फिट कर दो, ये दोनों तो होंगे नहीं, कट गए, ठीक है, इसमें दोनों में है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा वाला बी वाला एक से होगा, बी वाला एक से यहां पे है, आंसर आपका बी वाला राइट हो गया, और मुझे लगता है सबका बी ही आया होगा, आंसर आया ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला देखो, चल जा भाई, अच्छा ऐसा भी है क्या, सब कुछ तो ठीक है यार, देखते हैं। हाँ चल गया। हाथ के अंगूठे के पास की अंगुली को क्या कहा जाता है, बताएगा। जो हाथ के अंगूठे के पास की अंगुली होती है उसे क्या बोलते हैं। देखिए ये तो अंगूठा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये मध्यमा हो गई, बीच वाली को क्या बोलते हैं, मध्यमा हो गई। लाओ बनाते हैं, रुको उंगली बना के बताता हूं मैं। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ बनती है उंगली, बन गई देखो। इसको तो अंगूठा बोलते हैं, आप सबको पता है, ठीक है ना। ये क्या है बोलो सर, अंगूठा है। इसकी बात कर रहा है, ये क्या होगा, इसको मध्यमा कहा जाता है, इसको थोड़ा बड़ी कर देना। ये क्या है बोलो सर, ये मध्यमा है, मध्यमा। और ये क्या है बोलो सर, अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर, अनामिका, इसको अनामिका कहा जाता है, इसको कनिष्ठिका कहा जाता है, कनिष्ठिका या कनिष्ठा बोलते हैं, कनिष्ठिका। और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको तर्जनी बोला जाता है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। हाथ अच्छा बना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रणाम है और प्रमाण है, इस शब्द का युग्म का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। किसकी बात कर रहा है भैया, प्रणाम की बात कर रहा है। कहें हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम मतलब नमस्कार करते हैं, नतमस्तक करते हैं। और प्रमाण का मतलब कहें तुमने हमको देखा था, प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण का मतलब क्या हो गया बोल सर, प्रमाण का मतलब हो गया उदाहरण, एग्जाम्पल या साक्ष्य बोलते हैं जिसको। आंसर सी वाला क्या हो जाएगा बोल सर, सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है किस क्रमांक में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। जो मैंने पेपर बनाया ना, ये पूरा का पूरा 17-18 पे एकदम वेस्ड है। कह रहा तब है और तब है, बाहर है और बाहर है, नीड है और नीड है, धूत है और धूत है, इसमें से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। देखिएगा समझिएगा कौन सा भेद सही है। देखिए आपसे पूछता है तब, तब मतलब उसके बाद, और तब का मतलब क्या होता है, तुम्हारा। तब ये संस्कृत का शब्द है, तब मतलब तुम्हारा। नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है घोंसला, घोंसला नहीं होता है, घोंसला होता है। ये गलत भी लिखा हुआ है और इसका सीक्वेंस गलत है। नीड का मतलब पानी हो गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। दूत का मतलब क्या होता है, संवादवाहक, जो संवाद भेज, मतलब जो आपकी सूचना को लेकर के जाता है कहीं। द्यूत होता है, द्यूत, ये द्यूत का मतलब जुआ होता है। फिर बचा कौन सा बोलो सर, बी वाला बचा। बाहर का मतलब क्या होता है, भीतर का, विपरीत, विलोम। और बाहर का मतलब ऋतु हो गई, कहीं ऋतु बाहर आ गई। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, बताएंगे। पढ़िएगा ध्यान से, अच्छे से करिएगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि पिछली बार भी ठीक पूछी गई थी, इस बार भी ठीक पूछी जाएगी। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह असली गाय का घी है। एकदम आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो भाई। असली गाय होती है, ये पदक्रम संबंधी शुद्धि है। बोलो सर असली गाय नहीं होती, गाय का असली घी होता है, गाय का असली घी हो जाएगा, ये बात सही होगी, मिलावटी वाला नहीं है। मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब क्या होगा, यहां पे आएगा स्पष्ट और उसके बाद आ जाएगा करण। करण का मतलब होता है करना, और करना करना एक साथ नहीं आते। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा, नीचे लिखा हुआ क्या कहलाता है, निम्नलिखित कहलाता है। और उल्लेखनीय का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ। ऊपर क्या बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ, उल्लेखनीय। अब कह रहा है विशिष्ट अतिथियों में नीचे लिखा हुआ नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये कौन सी बात है, वो सर कट जाएगा, ये कट जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला बच गया, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। अब थोड़ी सी क्या करिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, जितने लोग भी हैं स्पीड में आंसर करिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, जरा बताएंगे। इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। संभव है यह बात वह हृदय से ना माने, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया है। अब क्या कहोगे, समझिएगा। वे व्यक्ति धन्य हैं
जिन्होंने यह मंदिर बनवाया है की लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहुंचा ही था कि जब लगाने की आवश्यकता नहीं है, जब की नहीं कि वह आ गया। इसलिए कहता हूं कि आप दुर्बल हैं क्योंकि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सही कौन सा होगा? बोलो सर बी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? अगला देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? जरा बताएंगे कमेंट करके जल्दी जल्दी। कहें सर भूख लगी है स्त्रीलिंग हो गया, भूख लगी है क्या हो गया? स्त्रीलिंग। नाच हो रहा है पुल्लिंग हो गया। मिठास क्या है? स्त्रीलिंग है। चाल चलन क्या है? पुल्लिंग हो गया आपके, चाल चलन अच्छे हैं। बात क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। खेत क्या है? पुल्लिंग है आपका। बचा कौन सा? डी वाला। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। अगला कह रहा पा लगाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं बताइएगा। अब जैसे पा से पापा मत बना देना, पा से क्या होगा? बोलो सर बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। आपा हो जाएगा, आपा हो जाएगा, ठीक है ना। बुढ़ापा हो जाएगा, मित्रापा हो जाएगा। बोले सर कौन सा हो गया? कहें सर पुल्लिंग हो गया। बी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है बताएंगे। पानी, घी, लोग, प्रेम। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, घी द्रव्यवाचक संज्ञा, प्रेम भाववाचक संज्ञा। ये सब क्या हो गए? ये सब आपके एक वचन हो गए। आपके कौन से हो गए? बोलो सर एक वचन। बचा कौन सा? लोग। ये सदैव बहुवचन में आएगा। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है या अंत वाली स्त्रीलिंग, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या में क्या लगाकर बहुवचन बना सकते हैं? या में क्या लगाते हैं? जैसे आपने कहा गुड़िया, तो गुड़िया क्या है? बोलो सर स्त्रीलिंग है। बोलो हाँ या ना। जैसे आपने कहा बुढ़िया, बुढ़िया क्या है? स्त्रीलिंग है, यही तो कह रहा है। अब इसको बहुवचन बनाना है तो क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे, बन गया बहुवचन। तो आंसर कौन सा हो गया? बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो गया। आप लोग भी ऐसे ही कर दिया करो स्पीड में आंसर। घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं हो जाता। पंक्ति में कौन सा कारक है बताएंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा ना प्लीज। घोड़े पर चढ़ने वाला, कहां चढ़ने वाला? घोड़े पर चढ़ने वाला घुड़सवार। घुड़सवार का मतलब क्या होता है? घोड़े पर ही चढ़ने वाला। मतलब जहां में और पर विभक्ति लगी हो वहां कौन सा कारक होता है मेरे भाई? बोलो सर वहां पे आपका अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर ना। अगला कह रहा राम सबरी से मिलने को आए थे। पंक्ति में कौन सा कारक होगा? जल्दी से स्पीड करके बताओ। करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा, कर्ता कारक होगा। एक बार जोरदार कमेंट करिएगा ना सभी लोग। कौन सा कारक होगा? बोले सर सबरी, राम सबरी से मिलने को आए थे। राम सबरी से मिलने के लिए आए थे, राम सबरी के लिए आए थे। यहां पे क्या बोलेंगे? के लिए आ जाएगा। विभक्ति क्या आएगी? के लिए आएगी विभक्ति। के लिए अंडरस्टूड है यहां पे। अब ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों ने ए ठोका है ना, नहीं होगा। जितने लोगों ने अपादान किया है वो भी नहीं होगा। यहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। रीजन क्या है? वो किसके लिए आए थे ये मैटर कर रहा है। और सबरी यहां पे क्या है? सबरी के लिए आए थे, ये संप्रदान कारक हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? जरा बताएंगे। तद्भव की बात कर रहा है। गोबर क्या है? तद्भव है आपका। इसका तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। धैर्य का तत्सम, धैर्य तत्सम है आपका। इसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर धीरज होता है। क्या होता है? बोलो सर धीरज होता है। ध्यान रखिएगा। जेठ क्या है? तद्भव है आपका। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर ज्येष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। कोख क्या है? बोलो सर कोख तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर कुक्षी हो जाएगा, कुक्षी। ध्यान रखिएगा, कुक्षी होगा। आंसर करेंगे सभी लोग। पुष्प क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? बोलो सर फूल हो जाएगा, फूल। ये तद्भव हो गया। कुक्षी होगा, कुक्ष लिख दिया मैंने यहाँ पे, कुक्षी होगा। अभी स्पीड बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। भक्त का क्या हो जाएगा? भगत हो जाएगा, तद्भव। ठीक है। यहाँ पे पत्थर क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? प्रस्तर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तद्भव दोनों हो, मतलब यहाँ पे सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेवला का तत्सम क्या होगा बताएंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो ना। हाँ जल्दी जल्दी। क्या कह रहे हैं? नेवला का तत्सम क्या होगा? न्योला होगा, नकुल होगा, नकुला होगा, नवला होगा। आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। कई लोग सी कर रहे हैं। रवि जी आंसर ए बी सी करके आंसर दिया करें। सभी लोग ए बी सी करके आंसर देंगे तो मैं कंफ्यूज नहीं होगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कई लोग डी कर रहे हैं। हालांकि नेवला को क्या कहते हैं? नकुल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? नकुल या सहदेव, आई सिंह, ऐसे ही कुछ था। अगला देखेंगे, चंद्रिका का तद्भव क्या होगा बताएंगे। चंद्रिका क्या है? ये तत्सम शब्द है मेरे भाई। इसका तद्भव क्या होगा? स्पीड में आंसर जरा करिएगा, ठोकिएगा सभी लोग। बोलो सर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? चांदनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चांद का क्या होता है? चंद्र होता है। ध्यान रखेंगे, चंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। मक्षिका किसका तत्सम है बताइएगा। मछली का क्या होता है? बोलो सर मछली का मत्स्य होता है। मच्छर का क्या होता है? मत्सर होता है। मिट्टी का क्या होता है? बोलो सर मृत्तिका होता है। क्या कहेंगे? मिट्टी का मृत्तिका होता है। बचा कौन सा? बोलो सर बचा मक्खी। तो मक्षिका किसका हो जाएगा? बोलो सर मक्षिका मक्खी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट कर दीजिएगा।
कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची है बताएंगे? दास किसे कहा जाता है? दास नौकर को कहते हैं, सेवक को कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो, कौन सा नहीं है ये कह रहा है? नौकर को कहते हैं, सेवक को कहते हैं, भृत्य को कहते हैं, परिचर को कहा जाता है। परिचर याद रखिएगा, ये भी इसी का पर्यायवाची है। लेकिन परिकर नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। अनुचर बोलते हैं लेकिन परिचर नहीं बोलते। और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ कौन सा नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग गलत कर रहे हो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? अब निशीथ का मतलब क्या होता है? मध्य रात्रि का समय, मतलब रात का पर्यायवाची है। यामा का पर्यायवाची है, यामिनी का पर्यायवाची है, तमिश्रा का पर्यायवाची है। रात को तमिश्रा भी तो कहते हैं, रात को विभावरी भी तो कहा जाता है। रात को क्या बोलते हैं भाई? रात को यामा भी कहते हैं, रजनी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? रजनी भी कहा जाता है, रैन भी बोलते हैं इसको, रैन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे रात्रि हो गया, रजनी हो गया, निशा हो गया, तम नहीं होता है। तम किसका है? बोल सर तम जो है ये अंधकार का पर्यायवाची है, ये अंधेरे का पर्यायवाची है, तमस का पर्यायवाची है। ये तिमिर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा किसका है? तिमिर का पर्यायवाची है। और ये तमिश्र का पर्यायवाची, तमिश्र का मतलब भी अंधेरा होता है। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग कहां पे हुआ है बताइएगा? हम नहीं जाएंगे, किसकी बात कर रहा है? हम की बात कर रहा है। हम क्या हो गया? बोलो सर हम उत्तम पुरुष हो गया। आप लोग आंसर किया करो स्पीड में, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं, आप लोग आंसर करते रहो स्पीड में। कह रहा मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप की बात कर रहा है। यहां क्या हो गया? बोलो सर निजवाचक हो गया। निजवाचक जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है, अब स्वयं द्वारा करता है, निजवाचक होता है। वह चली गई, वह क्या है यहाँ पे? बोलो सर अन्य पुरुष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बोलो सर अन्य पुरुष की बात कर रहा है। बचा कौन सा? आप बीमार हो गए थे। यहां पे आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आवाज साफ नहीं आ रही? किसको किसको आवाज साफ नहीं आ रही बताइएगा? सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प बताना है आपको। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। आवाज तो सही है ना? सभी लोग बताइएगा। कह रहा निश्चयवाचक में यह होता है, वह होता है, वो भी होता है, वे भी होता है, वह भी होता है, वो भी होता है, बात सही है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी, और उसके बाद क्या बोलेंगे? किन्हीं भी होता है। क्या बात सही है? बोलो सर एकदम सही है। प्रश्नवाचक में कौन क्या, इसको पत्नी वाला भी सर्वनाम कहते हैं। कौन क्या, कब, कहां, कैसे, ये भी सही है। लेकिन संबंधवाचक में आप और स्वयं नहीं होता। आप और स्वयं किस में होता है? बोलो सर ये निजवाचक में होता है। किस में होता है? निजवाचक में होता है। संबंधवाचक में ऐसे शब्द आते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, वितना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा बताइएगा? बोलो सर यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। किसका उदाहरण है? कहेंगे सर दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसको जब तोड़ोगे, संधि यहाँ पे हो रही है देखिएगा, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोलो सर विश्व निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? अमित्र निकलेगा, ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र होगा, यहां से आ निकल के आएगा और यहां से भी आ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ आ बन जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो गया? बोलो सर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें से संधि किसमें नहीं है आपको बताना है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर नर निकलेगा, उसके बाद ईस निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर नारी निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद इंद्र निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा? बोलो सर देव आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? कहेंगे सर उसके बाद ऋषि आ जाएगा, देवर से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऋषि आएगा, देवर से बनेगा। अब जरा समझिएगा, इसमें कौन सी संधि है? बोलो सर गुण संधि है। यहाँ भी गुण, यहाँ भी आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। और यहाँ भी आपकी गुण संधि है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी संधि नहीं हुई है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जरा बताएंगे। मैंने जो क्वेश्चन सेट किए हैं बहुत लाजवाब सेट किए हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा ना प्लीज। जितने लोग भी हैं, 15 मिनट हुए हैं, 23 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, मतलब स्पीड सही है अपनी। कह रहा हंस पद है, अल्प विराम है, उद्धरण चिन्ह है और अर्धविराम है, इसमें से कौन सा गलत है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, कौन सा गलत है बताएंगे सभी के सभी जितने लोग भी हैं। अल्प विराम सही है क्या? बोले सर एकदम सही। उद्धरण चिन्ह सही है? बोले सर एकदम सही। उद्धरण चिन्ह ये नहीं होगा, ये वाला है ऐसे लगा हुआ है। और अर्धविराम सही है? बोलो सर सही है। हंस पद गलत लिखा हुआ है, ये तो निर्देशक चिन्ह है आपका, क्या बोलेंगे? ये आपका व्याख्या वाला चिन्ह है। ये जो है आपका हंस पद ऐसे लगता है, ये आपका हंस पद है जिसको त्रुटिपूरक या विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक, ध्यान दीजिएगा, एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए किया जाता है? एक से अधिक पदबंधों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा इनका नाम है क्या? प्रिया। मैंने कहा प्रिया,
और कौन है भाई, और ये कविता जी हैं, कविता का नाम लिख दिया मैंने। कविता के बाद अनुज जी हैं, अनुज का नाम लिख दिया मैंने। और कौन है अनुज के बाद, इन यहाँ पे शैलेश भाई साहब हैं, शैलेश का भी नाम लिख दिया हमने, शैलेश जी हैं। उसके बाद कौन है, दिव्यांशु का भी नाम हमने लिख दिया, दिव्यांशु जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा प्रिया, कविता, अनुज, शैलेश, दिव्यांशु और हम और मैं वर्दी के बाद, इनकी ज्वाइनिंग के बाद, इनके चयन के बाद साथ में चाय पिएंगे, साथ में चाय पिएंगे, ठीक है, पक्का। अब देखो प्रिया के बाद कौन सा लगा, अल्प विराम। कविता के बाद भी कौन सा लगा, अल्प विराम। अनुज के बाद भी कौन सा लगा, अल्प विराम। कह रहा है एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं, रेखांकित शब्द का भेद बताएंगे, क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेगा, जितने लोग भी हैं। बिल्कुल, कह रहा है इस कक्षा में 40 छात्र हैं। छात्र क्या है, बोले सर इनकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता क्या बता रहा है कि भैया कितने छात्र हैं, बोले सर 40 छात्र हैं। तो यहां पे गिन सकता है छात्रों को, और जहां पे बात गिनने की हो वहां क्या होता है, वहां पे आपका, माफ कीजिएगा, वहां पे आपका संख्यावाचक होता है। क्या होता है, बोले सर संख्यावाचक होता है। याद रखिएगा, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा शब्द विशेषण, तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है बताइएगा। पूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, गणना बोधक, क्रम बोधक। अब देखिए यहां पे आप बात करोगे जब निश्चित संख्यावाचक की, थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करोगे निश्चित संख्यावाचक की, तो निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, बोलो सर निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें एक पहला होता है आपका गणनावाचक। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं। गणनावाचक के पहला है, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक गणनावाचक और एक होता है आपका अपूर्णांक गणनावाचक। क्या बोलेंगे, अपूर्णांक बोधक होता है। 2 हो गए ये इसके भेद हो गए। उसके बाद दूसरा आवृत्तिवाचक हो गया, तीसरा गणनावाचक हो गया, चौथा क्रमवाचक हो गया, पांचवा आपका प्रत्येकवाचक हो गया, हरेकवाचक हो गया। प्रत्येक या फिर हरेकवाचक होता है, ध्यान रखिएगा। ये 5 भेद हो गए निश्चित संख्यावाचक के। पूर्णांक बोधक में आपने कह दिया 3.5, 4.5 ऐसे कह दिया, 3.5 कह दिया, 4.5 कह दिया, ठीक है ना, 2.5 कह दिया, 1.25 कह दिया, 1.25 ऐसे शब्द आपको मिलेंगे अपूर्णांक में। यहां कह रहा पूर्णांक बोधक में आपने कहा 4, 5, 10, ये सब पूर्णांक बोधक होंगे, 1000। आवृत्ति बोधक में क्या होता है, आपने कहा 3 गुना या तिगुना कह दिया आपने कहा 3 गुना खाता है, चौगुना काम करता है, चौगुना। आपने कह दिया 10 गुना, तो जहां गुना की बात आ जाए 10 गुना, ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपके आवृत्तिवाचक हो गए। गणनावाचक में क्या होता है, अच्छा गणनावाचक दिया था यहाँ पे और मैंने वहां लिख दिया, तो एक कोई हो गया, एक खत्म, यहाँ पे कर दो। समुदाय बोधक भूल गया मैं लिखने को, समूह या समुदाय वाचक होता है, समुदायवाचक, इसको भूल गया था मैं। समुदायवाचक में क्या होता है, बोलो सर समुदायवाचक में जैसे कह दिया दोनों। आपसे कहता है क्या, सन्नी देओल क्या कहता है, 7 भाइयों को एक साथ मारूंगा, 7 हो गए, 10 हो गए, ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए वहां क्या होता है, समुदायवाचक होता है। क्रमवाचक में आपका हो गया तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका क्रमवाचक हो गया। प्रत्येकवाचक में हर एक की बात कर रहा है, एक एक की बात कर रहा है, ये आपके प्रत्येकवाचक हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का बोध हो रहा है बताइएगा। अच्छा, किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है आपको बताना है। पिताजी उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। देखिए जब कभी भी कोई कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है, वहां पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद भी शामिल होकर के काम करता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाता है, जब दूसरे से कराता है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। कह रहा पिताजी उसे पढ़ाते हैं, ये कौन सी है, प्रथम प्रेरणार्थक है। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये कौन सी है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये कौन सी है, प्रथम प्रेरणार्थक है। बचा कौन सा, राम नहीं पढ़ता है, ये क्या हो गया, बोलो सर ये केवल क्रिया है आपकी नॉर्मल सी। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है बताइएगा। देखिए आप कुछ भी कमेंट करिए, अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं, आपका हस्बैंड मर गया हो चाहे हस्बैंड भाग गया हो, मुझे बिल्कुल नहीं मैं देख रहा हूं, ठीक है। अभी केवल पढ़ाई पे फोकस है, जो लोग पढ़ रहे हैं उन पे फोकस है।
जिनका हस्बैंड चला गया छोड़ के तो चला गया भाई, दूसरा कर लो, और क्या बता सकते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। और जो ये हस्बैंड के बारे में पूछते हैं ये वास्तव में हस्बैंड वाले हैं नहीं, ये हस्बैंड वाली नहीं है, ये हस्बैंड वाले हैं। तो अगर तुम्हें हस्बैंड का शौक है भाई तो रखो जा करके। ये तो वही बात हो गई कि फिर खता ये है मैं हर बार करता हूं आदमी से, वही वाला सीन हो गया। खैर आ जाओ यहाँ पे। केशव लकड़ी काटता है, अकर्मक की बात कर रहा है, इससे पूछो केशव क्या काटता है, बोलो लकड़ी काटता है। नौकर क्या बना रहा है, साहब चाय बना रहा है। प्लम्बर क्या ठीक कर रहा है, बोलेंगे सर प्लम्बर नल ठीक कर रहा है। मतलब ये जो तीन क्रियाएं है ना आपकी, इन तीनों में कौन सी है, बोलो सर इन तीनों में सकर्मक क्रिया है। इन तीनों में क्या है, कहेंगे सर इन तीनों में सकर्मक क्रिया है। इससे पूछो वह बैंक दिवालिया क्या निकला, नहीं पता साहब क्या निकला, यहाँ पे देखो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कहेंगे सर ये अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शब्द में ईयत प्रत्यय नहीं है, जरा कमेंट करके बताइएगा। ईयत प्रत्यय नहीं है, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर खैर, प्लस क्या आ जाएगा, बोलो सर प्लस ईयत आ जाएगा। ठीक है। और ये जो हस्बैंड मांग रहे हैं इनकी नीयत खराब है, इनकी ईयत नहीं खराब है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर इंसान निकलेगा, उसके बाद ईयत निकलेगा, इंसानियत हो जाएगा। ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर मासूम, मासूम दिल है, तो मासूम के बाद ईयत आ जाएगा, मासूमियत हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर इसको जब लाएंगे तो यहाँ पे नेक निकलेगा, उसके बाद नियत निकलेगा। तो यहाँ पे नेक जो है ना, नेक ये उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग, और जो नियत है ये मूल शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, नेक नियत। बोलो क्लियर सभी को। हाँ अगला देखिएगा, कार प्रत्यय से निर्मित कौन सा होगा बताएगा। अब मेरी क्लास में क्यों आते हैं मैं आपको रीजन बताता हूं। मेरी क्लास में इसलिए आते हैं क्योंकि मैं बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं, ताकि अगर कोई उनका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मैं उसको आंसर कर सकूं। लेकिन ऐसे नसूड़ों के कमेंट आ जाते हैं जब मेरी, तो मजबूरी में वो नजर पड़ जाती है, और जब नजर पड़ जाती है तो मैं भी इंसान हूं। अब इंसान हूं तो मैं भाई ऐसा थोड़ी है कि उस पर बिहेव नहीं करूंगा या उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, मैं भी इंसान हूं, लड़का हूं, जिस जहां दौड़ से तुम गुजर रहे हो वहां से दौड़ के गुजर के आया हूं मैं। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है बताइएगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, स्वर्ण कार निकलेगा, कुंभ कार निकलेगा, यहाँ पे नाटक कार निकलेगा। लेकिन इसको तोड़ेंगे तो बे आएगा, उसके बाद कार आएगा। अब यहाँ पे ये जो कार है ये मूल शब्द है, ये जो है ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है बताइएगा, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हो। इस बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर आ निकलेगा, एक से अधिक उपसर्ग आ, सु निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा रक्षा, और उसके बाद क्या निकलेगा, बोलो सर इत निकलेगा। ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, अति निकलेगा, उसके बाद अति प्लस आचार। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर अधि निकलेगा, अध, और उसके बाद कचरा निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर परि निकलेगा, आ निकलेगा, वर्ण निकलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गड़बड़ था, यहाँ पे आ और चार निकल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, यहाँ पे ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, यहाँ ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। तो परि प्लस आ प्लस वर्ण होता है, पर्यावरण बनता है। ठीक है ना। परि प्लस आवरण अगर लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूछना चाहिए था एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये होना चाहिए था। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर यहाँ पे ये वाला राइट होगा, सी वाला। बाकी सब एक से अधिक उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। हाँ नहीं होना चाहिए था, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताएंगे कौन सा होगा। असुमेलित है जो वो बताइएगा। भला प्लस आई क्या बन जाएगा, बोलो सर भलाई बन जाएगा। क्या बनेगा, बोलो सर भलाई बन जाएगा। इसको तोड़ें, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर गंभीर, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर गंभीरता बन जाएगा, गंभीरता। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बोलो सर मरियल हो जाएगा, मरियल। लेकिन यहाँ पे पंडित प्लस ताई, तो ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना है पंडिताई। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है पंडिताई। और पंडिताई में क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा पंडित, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलो सर उसके बाद आएगा आई। तो जो गलत है वो कौन सा है, सी वाला आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वन्नी शब्द में कौन सा समास होगा बताएंगे। स्पीड बढ़ाइएगा मेरे भाई। तो क्या कहेंगे, दो आनों का समाहार, पहले द्वन्नी चला करती थी, दो आनों का समाहार, समाहार। यहाँ पे दो क्या है, बोलो सर संख्या है, संख्या है।
और जहां पे पहला पद संख्या आ जाए वहां क्या होता है, वहां पे आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह रहा 5 तंत्रों का समाहार। अब 5 तंत्रों का समाहार क्या होगा, पंचतंत्र होगा, पंचिका तंत्र होगा, पंचातंत्र होगा या पंचम तंत्र होगा। आपसे पूछ रहा है 5 तंत्रों का समाहार होगा तो यहां पे क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं यहां पे द्विगु समास है। यहां पे भी कौन सा समास है, बोले सर द्विगु समास ही है। बनेगा क्या, बोले सर बनेगा यहां पे पंचतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है, जरा बताइएगा कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो मूढ़ का विमूढ़ होता है, विज्ञ का अभिज्ञ, सामिस का आमिस और सुकर का दुष्कर। इसका पोस्टमार्टम करता हूं मैं। मूढ़ का क्या होगा, बोलो सर मूढ़ का अमूढ़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, या बुद्धिमान करेंगे। विज्ञ का यहाँ पे अज्ञ होता है और अभिज्ञ का क्या होता है, बोलो सर अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, सामिस और आमिस दोनों का क्या हो जाएगा, बोलो सर दोनों का निरामिस होता है, याद रखेंगे। निरामिस मतलब जो मांस नहीं खाता है या ऐसा भोजन जिसमें मांस ना हो, और सामिस का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसमें मांस हो या फिर जो मांस खाता हो। कह रहा सुकर का दुष्कर होगा, दुष्कर मतलब जो कठिनाई से होता है, सुकर मतलब जो आसानी से होता है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, आपको बताना है। वैमनस्य का सौमनस्य, श्रांत का क्लांत, मृषण का रूक्ष, निषिद्ध का विहित। कह रहा है कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध है। देखिए वैमनस्य का सौमनस्य होता है, बोलो सर सही है। उसके बाद कह रहा मृषण का रूक्ष, मृषण मतलब चिकना, रूक्ष मतलब रूखा होता है, सही है। निषिद्ध का विहित होता है, ये भी सही है। श्रांत का क्लांत नहीं होगा, श्रांत का क्या होगा, श्रांत का आश्रांत हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, बोलो सर बी राइट हो जाएगा। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताएंगे। प्लीज थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिएगा सभी लोग, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिएगा जितने लोग भी हैं। हाँ, कह रहा है कि सामर्थ्य से बाहर कार्य करना। अगर यहां पे कहता सामर्थ्य, क्या बोलता, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, तो क्या हो जाता, क्या बोलते हैं आपका चादर से बाहर पैर फैलाना, ठीक है ना। सेखी मारना मतलब बड़ी बड़ी हाँक रहा है, डींगे हाँक रहा है। व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, भाड़ झोंकना, ना होने पर भी ढोंग करना। बोलो सर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ना होने पर भी ढोंग करना, ना होने पर भी होने का दिखावा करना, होने का ढोंग करना क्या कहलाता है। घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। अगला कह रहा जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, ये लोकोक्ति है आपकी, इसका अर्थ क्या होगा। तो क्या कह रहा है देखिएगा, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। बोले सर एकदम नहीं होगा। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए। बोले सर ये भी नहीं होगा। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। बोले सर ये भी नहीं। फिर कौन सा होगा, बोले सर समय का रुख देखकर कार्य करना चाहिए। कह रहा है जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। क्वेश्चन आ रहा है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइएगा। क्रोध किसका है, बोले सर रौद्र रस का स्थायी भाव किसका है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। उत्साह किसका है, वीर रस का स्थायी भाव है। और वीर रस के भरत मुनि के अनुसार 3 भेद होते हैं, वैसे आपके 4 भेद होते हैं। उसके बाद कह रहा भय क्या है, बोले सर भयानक रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर विस्मय किसका है। तो विस्मय आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय मतलब अचरज की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, जरा बताएंगे। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। साहित्य की मिठास, किसी रंग रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। कौन सा होगा आंसर बताइएगा सभी के सभी। नमस्कार जी, अभय जी स्वागत है आपका। सभी लोग कमेंट करेंगे। महेंद्रा जी, अलेक्सा जी, प्रिया जी, आर्टिस्ट भाई साहब, अंकित जी हैं, एमएक हैं, अरुण जी हैं, रवि जी हैं, अलेक्सा हैं, सभी लोग स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका डी वाला आंसर हो जाएगा राइट। कह रहा है भैया साहित्य का शाब्दिक अर्थ तो होता है निचोड़, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा साहित्य में। तो साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है बताइएगा। वार्णिक छंद कहलाता है, मात्रिक कहलाता है, मुक्तक कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रिक जिसमें मात्रा गिनते हैं, वर्णिक जिसमें वर्ण गिनते हैं, जिसमें दोनों नहीं गिनते उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। छप्पे में क्या होता है कोई बताएगा। इतना मैं बता दूं आपको कि जो छप्पा होता है ना, उसमें रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के ये बनता है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के ये बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका विषम मात्रिक छंद है। कैसा है, ये आपका विषम मात्रिक छंद है। और इसमें आपके 6 चरण होते हैं, बाकी सब में 4 चरण होते हैं। कुंडलिया और छप्पे में 6 चरण होते हैं। अब इसको पढ़िएगा और आंसर बताइएगा सभी लोग बढ़िया से, ठीक है।
कह रहा है प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के होते हैं, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 रोला के होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो सटीक आंसर क्या बनेगा, प्रथम जो 4 चरण होते हैं ना वो रोला के होते हैं, और बाद में जो 2 चरण होते हैं वो किसके होते हैं, वो उल्लाला के होते हैं। यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत शानदार कीर्ति तिवारी जी। सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में, कह रहा तुम जो हो वो सफरी सी जल में हो, मछली सी जल में हो, और विहंगिनी सी, विहंगिनी मतलब जो आपका पक्षी स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, विहंगिनी सी व्योम में आकाश में उड़ती हो। तो यहां पे कह रहा अलंकार कौन सा होगा बताइएगा। आप सभी को पता है जहां पे सासी से सम समान सदरस आ जाए वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे एक ही अलंकार होता है जिसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहां पे मनु मानो मनु, जनु जानो जनो आ जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी आ रहा है, सासी से सम समान, सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है, हम समझ गए क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोले सर वर्णों की आवृत्ति होती है, याद रखिएगा वर्णों की आवृत्ति होगी। और यहाँ क्या होता है, सासी से सम समान सदृश, देखो है कहीं पे, नहीं है साहब। तो और यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। यहां कह रहा मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, देखो माँ धा धा की रिपीटेशन, माँ की रिपीटेशन, माँ की रिपीटेशन, यहां भी माँ की रिपीटेशन और यहां भी माँ की रिपीटेशन। तो माँ वर्ण की रिपीटेशन हो रही है और जहां वर्णों की रिपीटेशन हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन सा होगा, इसमें लाटा अनुप्रास भी हो सकता है और छह का अनुप्रास भी हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, जरा बताइएगा। इसमें से अनेकार्थक शब्द आपको बताना है, थोड़ा सा स्पीड में बताइएगा प्लीज सभी लोग, कौन सा इसमें अनेकार्थक शब्द है। अब अनेकार्थक इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप, सभी का आंसर बढ़िया से आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, अंबर का मतलब क्या होता है, बोलो सर अंबर का मतलब आकाश होता है, अंबर का मतलब बादल भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, और अंबर का मतलब कपास भी होता है, याद रखेंगे। अर्थात ये एक साथ कई अर्थ रख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका अनेकार्थी शब्द हो गया। इसमें से पानी शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा। तो पानी का मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा, निंदक नियरे राखिए, नहीं वो क्या बोलते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य, सुना नहीं, श्लेष अलंकार होता है। मोती के लिए चमक होती है पानी, प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा इज्जत को बोलते हैं, तो ये भी हो गया आपका। और जल पानी का मतलब तो होता ही है, बचा कौन सा, जीवन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इसको प्रतिष्ठा भी बोला जाता है। पानी का मतलब प्रतिष्ठा, पानी का मतलब चमक, पानी का मतलब जल तो होता ही है, पानी का मतलब जीवन भी होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, पानी जीवन भी होता है। तो यहाँ सी वाला आंसर नहीं होता है, ये याद रखिएगा, मतलब सी वाला इसका अर्थ नहीं होता है। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करके बता दो। मैंने आपको बताया भी है, आज भी मैंने आपको बताया था कि क्रिया के बाद है आ जाए, है आ जाए, या फिर हूं आ जाए। अगर ये आता है तो आसन्न भूतकाल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रिया के बाद क्या आ जाए, क्रिया के बाद था, क्रिया के साथ मतलब था, थी, थे। सामान्य भूतकाल में केवल क्रिया होगी, कोई भी सहायक क्रिया वगैरह नहीं होगी। और इसके बाद क्या होगा, संदिग्ध में क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, होगा, होगी और होंगे लगा होगा, होगा, होगी और होंगे लगा हो सकता है यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, खेल खेले थे, तो खेले और थे ये क्या हो गया, ये पूर्णभूत हो गया। क्या सभी का पूर्णभूत आया था आंसर में, सभी का पूर्णभूत, बहुत शानदार। कह रहा अगर तुम थोड़ी मेहनत और कर लेते, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते, यानी कि तुमने थोड़ी मेहनत करी नहीं थी इसलिए अच्छे अंक नहीं आए। तो कब आते, जब ये वाली क्रिया करते। इस क्रिया का होना किस पर निर्भर था, इस पर निर्भर था, कब, भूतकाल में। तो जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो भूतकाल में, तो वहां क्या होता है, वहां पे हेतु हेतु मद मेरे भाई भूतकाल होता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का उदाहरण है बताइएगा। कर्मवाच्य का मतलब क्या हुआ, कर्ता के साथ में क्या होगा, कर्ता के साथ में से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, और उसके बाद क्या होगा, कर्म होगा, और कर्म के बाद क्या होगा, क्रिया होगा। ये मैं डेली डेली इसलिए बताता हूं ताकि आप किसी भी हालत में ना भूलो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ये आपको पता है, कर्म होगा और क्रिया होगा, ये दो वाक्य मैंने बना दिया आपके। अब देखो यहां कह रहा राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम के साथ कोई भी देखो विभक्ति नहीं लगी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कर्तृवाच्य में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या कह रहा है, शिक्षक ने, देखो शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, शिक्षक करता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। लड़की सिलाई सीख रही है, लड़की क्या है, करता है, कर्ता के साथ से विभक्ति लगी है, सॉरी कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, ये भी कर्तृवाच्य हो गया। कमीज दर्जी द्वारा, कमीज क्या है, कर्म है, दर्जी क्या है, करता है, द्वारा लगा हुआ है, यहां पे देखो समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद यहां पे क्रिया है, लेकिन क्रिया किसके साथ है, कर्म के साथ है, और कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कर्म कारक कर्मवाच्य हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन अगला कह रहा है कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा, बताएंगे। धावकों से दौड़ा नहीं गया, राम ने खाना खाया, अब राम के साथ ने विभक्ति लगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कह रहा बच्चे घर जा रहे हैं, बच्चे के देखो करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है। कह रहा किसानों द्वारा, किसान करता है, द्वारा लगा है, फसल कर्म है आपका, ये क्या हो गया, बोलो सर ये कर्मवाच्य हो गया। पूछा क्या है, कर्मवाच्य पूछा है, आंसर आपका सी वाला राइट हो गया। धावकों से दौड़ा नहीं जाता, यहां क्या होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका भाववाच्य होगा। क्यों भाववाच्य होगा, जरा समझ लो, क्योंकि धावक करता है, से विभक्ति लगी, दौड़ना कर्मक क्रिया। समझ गया नहीं समझे, बताइएगा एक बार। अगला कह रहा है सॉरी, चिराग तले अंधेरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जितनी स्पीड है ना सारी स्पीड दिखा दीजिए जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ स्पीड में सभी लोग। बिल्कुल सही, अपनी बुराई नहीं दिखना, काम ना जानना और बहाने बनाना, ना कारण होगा ना कार्य होगा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला। तो ना कारण होगा ना कार्य होगा, यानी कि ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से खत्म कर दो। लेकिन अपनी बुराई ना दिखना, चिराग तले अंधेरा हो रहा, नजदीक की बुराई ना दिखना। क्वेश्चन कह रहा दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जहां जहां दाल लिखा है सबसे पहले उसको काट देना, आंसर नहीं हो सकता। यहां दाल लिखा है काट दो, आंसर नहीं हो सकता। यहां दाल लिखा है काट दो, आंसर नहीं हो सकता। यहां भी दाल लिखा है काट दो, आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये वाला डी वाला आंसर होगा। मैंने हमेशा आपको मुहावरे और लोकोक्ति में बताया है तरीका सॉल्व करने का, अगर कुछ नहीं बताया तो ये वाला तरीका अपना लेना। इनमें से मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताएगा। मालवी हो गई आपकी, मारवाड़ी हो गई, मारवाड़ी ध्यान रखिएगा, मारवाड़ी है, मेवाती है, मेवाती, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुरी, जयपुरी हो गई आपकी, और इसको ढूंढाड़ी और हड़ौती बोलते हैं। ये आपकी राजस्थानी की है, कहाँ की है, राजस्थान में बोली जाती है। तो इनमें से मालवी बोली कहां से बोली जाती है, बोलो सर राजस्थान में बोली जाती है। क्वेश्चन कह रहा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है, जरा बताइएगा। क्रम कब से कब तक है ये बताइएगा। देखिए जब हम भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं ना तो इनको तीन भाग में बांटते हैं। पहला भाग कौन सा है, बोले सर पहला भाग है आपका क्या बोलते हैं आपका, सबसे पहला होता है प्रारंभिक, मतलब प्रथम या प्रारंभिक कह लीजिए, प्रारंभिक या प्रथम कह लीजिए, प्रथम भारतीय आर्य भाषा या आपकी प्रारंभिक भारतीय आर्य भाषा। तो वो पहला दो, दूसरा आपका मध्यकालीन होता है, मध्यकालीन, मध्यकालीन, आदिकालीन, इसको आदिकालीन बोलते हैं, आदिकालीन भारतीय आर्य भाषा। और उसके बाद कौन सी तीसरी होती है, या प्रथम या प्रारंभिक आर्य भाषा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आधुनिक। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए जो आदिकाल वाली है वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपकी चलती है 500 ईसा पूर्व तक। कहां तक चलती है, 500 ईसा पूर्व से तक। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से कौन सी, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक आपकी कौन सी चलती है, 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन चलती है। उसके बाद 1000 ईस्वी से लेकर के और अब तक आपकी कौन सी है, अब तक ये आपकी आधुनिक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, भारतीय आर्य भाषा कौन सी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये क्या हो जाएगी 1000 से अब तक हो जाएगी, मतलब सी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, एक बार जोरदार आंसर कर दो यार जितने लोग भी हो। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर का आधार क्या है। देखिए पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी समझ रहे हो ना कौन सी हो गई, पश्चिमी हिंदी आपकी और पूर्वी हिंदी में अंतर क्या है आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेगा। पूर्वी हिंदी मतलब अवधी वघेली छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी जैसे खड़ी बोली हो गई, कौरवी हो गई, खड़ी बोली कौरवी,
और आपका क्या बोलते हैं हरियाणवी होगी जिसको बांगरू बोलते हैं, ब्रज भाषा हो गई, आपकी कन्नौजी हो गई, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी में आती है। तो कह रहा पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहला अंतर क्षेत्र का होता है, भाई क्षेत्र अलग अलग है तो बोली में भी अंतर होगा। व्युत्पत्ति मतलब उसकी उत्पत्ति, देखिए पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति स्वरसेनी से हुई है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, आपकी अर्धमागधी से हुई है। तो एक तो ये बात हो गई। भाषा शास्त्रीय अर्थ भी होता है, बोलो सर एकदम सही। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर ये भी बना हुआ है। लास्ट में जब पूरी क्लास हो जाए एक बार जहरीली क्लास लिख देना बस। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है आपको बताना है। क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो मोहन क्या सोता है नहीं पता, राम क्या खेलता है नहीं पता, सीता क्या गाती है नहीं पता, लेकिन राम क्या खेलता है, यहां कह रहा क्रिकेट खेलता है। तो ये सी वाला आंसर हो गया, ये सकर्मक क्रिया। क्लियर है सभी को। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंग्य। अलभ्य जो प्राप्त ही ना हो, अलंग्य जिसे लांघा नहीं जा सकता, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो, दुर्लभ किसे कहते हैं जो कठिनाई से प्राप्त हो, अलंग्य का मतलब क्या होता है जिसे लांघा नहीं जा सकता। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम होगा बताइएगा। डूब रहा है, डूबना का उतराना हो जाएगा। प्रकट का अप्रकट कर दीजिएगा, क्या बोलेंगे, प्रकट का अप्रकट कर दीजिएगा। ठीक है, परोक्ष का क्या कर दोगे, प्रत्यक्ष कर दोगे। और अस्त का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। अरे भाई क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर देखोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या बोलेंगे, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। दैट्स इट, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है आपको बताना है। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा, क्वेश्चन आसान है, क्यों, क्योंकि सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो क्या बोलेंगे, जो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कुलन में, केली में, कछारिन में, कुंजन में, क्यारिन में, केले, कैरिन में, कलित, कलीन, किल कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। किसकी रिपीटेशन हो रही है, का की रिपीटेशन। जहां एक ही वर्ण की रिपीटेशन हो, एक वर्ण की, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। और जहां वर्णों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का ही भेद है, आपका आता है वृत्त्यानुप्रास बोलते हैं। तो वृत्त्यानुप्रास क्या कहता है, वृत्त्यानुप्रास कहता है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे आपका वृत्त्यानुप्रास होता है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर से मैं बताऊंगा, KTM 2 याद रखना, KTM 2 और उसके बाद कचट तप। इससे आसान कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। कचट तप याद रखना, कचट तप। अब देख लो इसमें से कौन सा है कंठ वाला। बोलो सर का वर्ग है, काखा गाघा, ये वाला है आपका, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगला देखो, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। अरे भैया शब्दों की आवृत्ति या तो यमक अलंकार में होती है, लाटानुप्रास में होती है। लेकिन यहाँ पूरी परिभाषा नहीं पूछ रहा, खाली इतना बता रहा है शब्दों की आवृत्ति। तो यमक ही दिया हुआ है, आंसर आपका भी ए वाला राइट हो जाएगा। यमक और लाटा में इतना ही अंतर होता है, यमक में शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, लाटा में समान होते हैं। जैसे यहां कहोगे कनक कनक ते सौगुनी, तो एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब क्या हो गया, सोना हो गया। लेकिन वहां कहोगे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो एक मनुष्य का मतलब मनुष्य हो गया भाई, वह भी मनुष्य का मतलब सेम ही है, वो लाटा अनुप्रास है। यथासंभव, जैसे अभी आए थे हस्बैंड को ढूंढ रहे थे, एक भैया थे, तो उनके लिए मैंने बोला था कि बस यही खता ये हर बार करते हैं, आदमी ही आदमी से। तो आदमी और आदमी का मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया, यानी कि लाटा अनुप्रास हो गया। तो वहां भी मैंने आपको लाटा ही बताया था। खैर यहां आ जाओ, यथासंभव क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, अर्थात जितना संभव हो सके। यहां पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। अगला देखो, प्रयत्न के आधार पर ला कौन सी ध्वनि है आपको बताना। देखिए ला को क्या कहा जाता है, बोलो सर ला को पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक का मतलब होता है कि जिसके अगल बगल से हवा निकल जाए, मतलब वायु प्राणवायु बाहर हो जाए, जब आप क्या करते हो, इसका उच्चारण करते हो। ला को आपको पता है वत्सर्य भी कहते हैं, और ये जो ला है ना, ला ये दंत वर्ण भी है आपका। और आपको ये तो पता ही होगा ये अंतस्थ में आता है, तो इसको अंतस्थ भी कहा जाता है। बाकी ये भी पता होगा कि ये सघोष है, और आपको ये भी पता होगा कि ये अल्प प्राण है। पता है नहीं पता है, ये भी पता होगा। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, उत्क्षिप्त, सॉरी उत्क्षिप्त नहीं, कहां गया, पार्श्विक की बात कर रहा है, बी वाला आंसर हो जाएगा राइट। उत्क्षिप्त तो आपकी ये होते हैं ला और अड़ा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। प्रकंपित ये किसको कहते हैं, प्रकंपित बोलते हैं आपका रा को,
ये रा क्या होता है, प्रकंपित होता है। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। तरन चंजुआ तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कह रहा है, आप इसका आंसर बताइएगा, मैंने क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ा। मेरी क्लास डेली 6-7 बजे से स्टार्ट होती है और अभी 1 घंटा नहीं हुआ ना, 46 मिनट हुआ, 66 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग और अच्छा चल रहा है सब कुछ, प्रोसेस बढ़िया अपना चल रहा है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आज से मैं अपने टेलीग्राम पे एक पेपर रात में बनाऊंगा 37 क्वेश्चन का, जिसमें गद्यांश शामिल होगा। एक क्वेश्चन बनाऊंगा 37 क्वेश्चन का, जिस मैं खुद बनाऊंगा बैठ के, जिसमें गद्यांश शामिल होगा। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा पहले, मतलब सुबह 8 बजे ये आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आपका काम यह है कि आप इस पेपर को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को चेक करने के लिए 11 बजे सुबह, मतलब दोपहर में, एम में, आप इसी चैनल पे 10 या 15 मिनट के लिए क्लास लूंगा, उसमें आ जाएगा पूरा पेपर सॉल्व। कह रहा है, यहां देखिएगा, आप समझो जरा इसको। कह रहा है, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कह रहा है, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। सो लिखा, अच्छा, मनहु सुहाए, किसकी बात कर रहा है? मनहु की। आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आंसर होगा उत्प्रेक्षा। अब जितने लोग ए कर रहे थे, जितने लोग ए कर रहे थे उनको जरा सामने ले आओ। तुम्हारी तो भैया, तुमने पढ़ा नहीं ना क्वेश्चन सही से, आप बातों में फंसे रहे, आपको पढ़ना चाहिए था। कह रहा दूसरी पंक्ति में, इसको क्यों नहीं पढ़ा आपने? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मनहु कह रहा, इसमें आपका अनुप्रास हो जाएगा। पहली लाइन में अनुप्रास है, देखो क्वेश्चन में अलग ही कह दिया, दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइए। तो दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है। आमरण में कौन सा समास होगा बताएंगे? आमरण, जब तक मर ना जाए, मतलब जीवन भर की बात कर रहा है। यहां भी कौन सा हो जाएगा? बोलो सर, यहां भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन कह रहा अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो सर, यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। इसको तोड़ेंगे जब मरोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बोलो सर, अति निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? आचार निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। अति प्लस आचार लिखा है कहीं पे? बोलो सर, लिखा हुआ, सी वाला आंसर राइट होगा। यहां से ई निकलेगा और यहां से आ आएगा। आके जब यहाँ पे ई मिलता है किसी भिन्न स्वर से तो ये या में बदल जाता है। क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन करा उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे। यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है, आंसर करेंगे सभी लोग। कौन सी संधि? बोलो सर, यहाँ पे व्यंजन संधि है। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? उत निकलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ज्वल आ जाएगा। अब देखो, जब ता का योग किसके साथ होता है? जा के साथ होता है, जा और झा के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है? बोलो सर, यहाँ पे जा ही बनता है। तो क्या हो जाएगा? बोलो सर, उत धन ज्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। ज्योत्सना है, संतुष्ट है, शूर्पणखा है, पृष्ठभूमि है। अशुद्ध बताना है आपको। कह रहे ज्योत्सना सही लिखा हुआ है। जैसे शब्द आता है आपका महातम्य, महातम्य। जैसे शब्द आता है आपका स्वातंत्र्य, क्या बोलेंगे? स्वातंत्र्य, याद रखिएगा, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं। संतुष्ट आपका सही लिखा हुआ है। शूर्पणखा आपका सही लिखा हुआ है। पृष्ठभूमि गलत लिखा हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। पृष्ठभूमि कैसे लिखेंगे? बोलो सर, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि, और ये पृष्ठभूमि लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? टेलीग्राम बता दूंगा लास्ट में। नाक है, धूर है, जनवासा है, जनवास है और जंबुल है। कौन सा तत्सम है? कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी। जल्दी से आंसर करके बता दो, स्पीड में, जितने लोग भी हो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी के सभी। अब देखो क्या कह रहा, नाक का क्या होता है? बोलो सर, नाक को नासिक के कहा जाता है, नासिका। नाक को क्या बोलते हैं? नासिका बोलते हैं। धूरी को क्या बोला जाता है? बोलो सर, इसको धूली कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको धूली कहा जाएगा, धूली, ऐसे लिखेंगे। जनवासे को क्या बोलेंगे? जननिवास बोलते हैं, जननिवास, ये जनवासा होता है। बचा कौन सा? जंबुल। जंबुल आपका क्या है? बोलो सर, ये आपका तद्भव है और इस तत्सम है आपका। और ये क्या हो जाएगा? बोलो सर, ये जामुन हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से अग्नि का विलोम कौन सा होगा बताइएगा। आप लोग कमेंट करोगे, अग्नि का विलोम वायु होगा, घृत होगा, तेल होगा, जल होगा। इसमें से अग्नि का विलोम कौन सा होगा बताएगा। अग्नि का विलोम वायु मत करिएगा, क्योंकि वायु तो आग का क्या होता है? सखा होता है। ठीक है, तो बचा कौन सा? बोलो सर, बचा जल। अग्नि है तो जल, आग होता तो पानी हो जाता। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है बताइएगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? आप सब बताओगे, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट करके छापेंगे। तो बोले सर, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहा जाता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की
सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो सर, उन्हें विशेषण कहा जाता है। उथला शब्द, यहां आंसर हो गया ना। उथला शब्द का विलोम क्या होगा बताएंगे? गहरा होगा, छिछला होगा, समतल होगा, उभार होगा। तो उथला की बात कर रहा है। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी के सभी। चलिए, बहुत शानदार, बताएंगे। अब देखो गहरा का क्या होता है? गहरा का समतल भी हो जाएगा, छिछला भी हो जाएगा। बचा कौन सा? बोलो सर, गहरा। गहरा का उथला भी होता है। इनमें से शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप क्या होगा बताइएगा? वीरांगना का पुल्लिंग बताना है आपको, कौन सा होगा? स्पीड में यार आंसर कर दो ना सभी लोग, जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? वीरांगना का वीर हो जाएगा। वीर स्त्रीलिंग है, वीरांगना आपका पुल्लिंग है। वो सॉरी, वीर पुल्लिंग है, वीरांगना स्त्रीलिंग है। आपसे पूछे सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सम्राज्ञी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सम्राट का सम्राज्ञी और वीर का वीरांगना। कह रहा है ये गद्यांश आ गया। जिनको जिनको गद्यांश करना है वो रुके रहें, जो गद्यांश नहीं करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जो गद्यांश नहीं करना चाहते वो जा सकते हैं, और जिनको गद्यांश मेरे साथ सॉल्व करना है वो रुक सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शीर्षक निकालना और बता दूंगा, यही काम बचा है, बाकी सारे काम हो गए। ठीक है, चलिए जी, आ जाओ। बहुत बढ़िया। कह रहा मनुष्य को क्या करना। देखिए, हमेशा याद रखना, जब आप गद्यांश सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो गद्यांश की एक बात होती है, खास बात, कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर गद्यांश पढ़ोगे, और शीर्षक जब आप निकालोगे, देशांतर में कर्मधारय समास बोला जाता है, सरिता वर्मा जी। अब यहाँ पे जब आप शीर्षक निकालोगे ना, शीर्षक जब आप निकालोगे, तो ऊपर वाली लाइन, पहली लाइन पढ़ना अच्छे से, और सबसे लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़ना। 100% आपको शीर्षक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के उस पे, कल आप लोगों ने हमसे बड़ी कंप्लेन करी थी, इसलिए मैंने कहा इसको लेकर के चलते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर कौन देगा? आओ देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मतलब मनुष्य की बात कर रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। मनुष्य को उत्तर स्वयं देना होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। अगला कह रहा हमारी रक्षा व पतन। अब देखो एक चीज और याद रखना, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे, चूंकि पेपर आपका ऑफलाइन है, तो अंडरलाइन जरूर कर लेना। वहां पे इतना समय मिलेगा, पेंसिल या पेन से अंडरलाइन कर लेना। पेन ही ले जाने देते हैं, पेन से अंडरलाइन कर लेना। तो उससे ये रहेगा कि आप आगे मतलब दोबारा से उसको आप रिपीट नहीं करोगे। हमारी रक्षा व पतन किस बात से होता है? बुद्धिमानों की सलाह ना मानकर, हमारे अपने कामों से दूसरों का आदर ना करके, लक्ष्य को नीचा करके। आओ देखते हैं। कह रहा है कि कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय को स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। क्या कह रहा है? हमारी रक्षा व पतन किस बात से होता है? तो कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा, हमारा पतन होगा। किस कामों से भैया? कि अगर हम किसकी बात नहीं मानेंगे, बुद्धिमानों की बात नहीं सुनेंगे, तो हमारे अपने कामों से, दूसरों का आदर ना करने से, लक्ष्य को नीचा करके नहीं, बुद्धिमानों की सलाह ना मानकर। एक मिनट, नहीं, अपने कामों से। क्या कह रहा है? एक मिनट रुको, फिर से पढ़ो। कह रहा तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमारे अपने कामों से क्या बोलेंगे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो हमारे अपने कामों से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हमारे अपने कामों से ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है, आगे बढ़ेंगे। हमें दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। क्या हमें दृढ़ता पूर्वक क्या बनाए रखना चाहिए? देखो कहीं पे लिखा था कृतज्ञता पूर्वक माने, पर बात और निश्चित समझकर ही हमारे कामों से हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपना विचार और निर्णय को हमें अपने विचार और निर्णय को स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। अच्छे गुणों को, अपने कार्यों को, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को, अपने व्यवहार को। तो क्या बोलेंगे? सबसे सटीक आंसर क्या होगा? बोले सर अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को। यहां पे आंसर सी वाला राइट हो जाएगा।
क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है अपना सिर ऊपर रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। आइए देखते हैं, इसको भी निपटाते हैं। तो यहां पे क्या होगा समझिएगा ध्यान से, देखिएगा कह रहा है, यहां तक हो गया था, पढ़ लिया था हमने। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। ठीक है, नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहां से जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। क्या कह रहा है, अपने सिर ऊपर रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्छासय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर सिर होगा यार, यहाँ पे उतना ही उसका सिर ऊपर हो जाता है, ऊपर जाता है। तो सिर उठाकर चलना चाहिए, नजरें नीची करके चलना चाहिए, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना चाहिए। लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा, किसकी बात कर रहा है, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना चाहिए। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। और उसके बाद अंतिम में क्या कह रहा है समझिएगा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है आपको बताना है। आपको इसका उपयुक्त शीर्षक बताना है क्या होगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, कर्मठ मनुष्य, दृढ़ चित्त मनुष्य, आगे बढ़ने के तरीके, प्रकृति की उग्रता। किसकी बात कर रहा है, थोड़ा लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं हम एक बार, देखिएगा। अपने व्यवहार में कोमल रहो, अपने उद्देश्यों को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चासे दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उतना ही उसका सिर ऊपर जाता है। तो यहां कर्मठ मनुष्य की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ने के तरीके बता रहा नहीं, प्रकृति की उग्रता भी नहीं बता रहा है, दृढ़ चित्त मनुष्य बता रहा है। किसकी बात कर रहा है, दृढ़ चित्त मनुष्य की बात कर रहा है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक बात और बता दूं आपको, कभी कभी एग्जाम हॉल में क्या होता है, ये जो शीर्षक वाला है ना, ये गद्यांश का पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो जब गद्यांश का पहला क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा इसको स्किप करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन करिएगा, पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इस गद्यांश को करिएगा। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब शीर्षक आप सबसे लास्ट में करोगे ना, पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आराम से शीर्षक निकाल लोगे। शीर्षक निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो डेली मेरी क्लास होती है 7 बजे और एक सुबह 11:30 बजे। तो 11:30 बजे सुबह जो उसमें मैंने आपको बताया, मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ 37 क्वेश्चन का, वो टेलीग्राम पे पहले ही दे दूंगा आपको। और उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर मैं उसका सेशन लूंगा 11:30 बजे। उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कितना नंबर आपका आया है और उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये जब तक आपका एग्जाम रहेगा, अगर आप लोगों का प्यार बरसता रहा